नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड जो आरबीएसई बोर्ड है उसमें कक्षा 10 की जो ये पाठ्य पुस्तक चल रही है सामाजिक की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके चैप्टर और चैप्टर के अंत में उनकी उस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न देखिए। हमारे रीट लेवल 1 में और काफ़ी सारे एग्जाम जो ऐसे होते हैं जिनमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से टॉपिक डाल दिया जाता है, और उस जो भी उसके अंदर अलग अलग अगर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की बात करें तो जो जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे इससे संबंधित, वो सारे इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो इसका टॉपिक वाइज हम पूरी बुक का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सीरीज जो आपको ये पूरी बुक की मिल जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो ये है सब चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1, राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस चैप्टर को बांट करके करेंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, जो भी प्रश्न प्रकार के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1949 में ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी कि 1949 से पहले राजस्थान नाम का कोई भी भौगोलिक प्रदेश यहाँ पे नहीं था। उसकी जगह पर उसका क्या नाम था, ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया है। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? सबसे पहले सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम का प्रयोग किसके लिए किया? जो वर्तमान में राजस्थान है उसके लिए किया। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। यानी कि सबसे पहले राजस्थान या फिर रायथान नाम किस पुस्तक में मिला गया? तो वो मिला है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। और इन्होंने ये पुस्तक 1829 ईस्वी में लिखी थी। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश को विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तब 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख लिया गया? राजस्थान। तो वास्तव में राजस्थान नाम जो है, राजस्थान शब्द जो है, जो इस प्रदेश के लिए राजस्थान नाम रखा गया, ये 30 मार्च 1949 को रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। यानी कि राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन सब के अलग अलग नाम हैं। वो प्राचीन जो अभिलेख हैं, जो साहित्य है, उन सब में देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इनके जो पुराने नाम थे वो या तो उस वहाँ की भौगोलिक विशेषता के आधार पर रखे गए थे या फिर वहाँ पर जो जातियाँ थी उन जातियों के नाम पर रखे गए थे। राजस्थान क्षेत्र के प्राचीनतम नामों में उसके जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है वो कौन कौन से नाम हैं? मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। यानी कि ये अलग अलग क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर शामिल हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ था। यानी कि जो जोधपुर संभाग जो है उस जो कि काफ़ी सारा मरुस्थल वहाँ पर है, उस मरुस्थल के लिए मरु और धन्व दोनों शब्दों का यूज हुआ था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। जोधपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मरु, उसके बाद मरुवार। कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। मरु और मरुवार के बाद मारवाड़ इसका नाम पड़ा, जो कि अभी भी प्रचलित है। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहां समी, कैर और पीलू आदि के वृक्ष होते थे। जिस स्थान पर समी, कैर और पीलू आदि के वृक्ष होते थे उस जगह को, उस क्षेत्र को जांगल नाम से जाना जाता था। और वो क्षेत्र कौन सा था? वो वर्तमान के बीकानेर और नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र था, जिसको जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
उसके बाद मत्स्य, मत्स्य का उल्लेख महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ था, और ये जगह वर्तमान राजस्थान का कौन सा इलाका है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सभी इस मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। यानी कि मरु प्रदेश या फिर मरु जो राज्य है उसकी राजधानी, सॉरी मरु नहीं, सॉरी, मत्स्य राज्य जो है या मत्स्य प्रदेश है उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं? धौलपुर और करौली, इनका अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में शामिल थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था, महाभारत में इसका भी उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सूरसेन राज्य वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो भरतपुर का वो क्षेत्र जो मथुरा से सटा हुआ है वो, और धौलपुर और करौली, इनका अधिकांश भाग इसके अंदर शामिल था। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य प्रदेश या अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं उसमें देखिए, माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है उसको कांठल कहलाता था। वो कांठल कौन सी प्रदेश कहलाता है? प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग, जो कि माही नदी के पास का है। और इसको कांठल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये माही नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि माही नदी के किनारों पर स्थित है, इसलिए इसको कांठल कहा जाता है। किनारा यानी कि कांठे। 56 गांवों के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। 56 गांवों का समूह, 56 गांवों का एक समूह है, कहाँ पर है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको 56 का मैदान कहते हैं। उसके बाद है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो पठारी है, इस वजह से उसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो पूछे जाए कि भाई ऊपरमाल के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र है वो। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। गिरवा कौन से प्रदेश को कहते हैं? उदयपुर के आसपास के प्रदेश जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि जिस पर पहाड़ियाँ काफ़ी सारी, उसको क्या कहते हैं? गिरवा। उसके बाद जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। जैसलमेर जो है उसका पहले जो नाम था वो मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। कोटा और बूंदी का प्रदेश जो है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी जो नाम बताए हैं ये मतलब राजस्थान में जो सम्मिलित क्षेत्र हैं जिनके प्राचीन नाम यहाँ पे बताए गए हैं। वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे नाम, वर्तमान नाम और उनके पुराने नाम जो भी थे, उन सबको एक जगह में लिख करके आपको एक जगह अवेलेबल वहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि देखते ही वहाँ पे समझ में आ जाए। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमने देखी, कौन कौन सी नाम देखे। सबसे पहले तो जो मारवाड़ का क्षेत्र है हमारा, जो फिलहाल मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, वो है जोधपुर संभाग, जो मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसको पहले मरु और धन्व इन दोनों नामों से जाना जाता था। उसके बाद मरु के बाद इसको मरुवार के नाम से जाना जाने लगा, और उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा? मारवाड़ के नाम से। फिर उसके बाद आया था एक जांगल क्षेत्र। जांगल क्षेत्र या जांगल प्रदेश, ये कौन सा इलाका था? ये वो इलाका था जहाँ पे समी, कैर और पीलू के वृक्ष ज़्यादा होते थे। तो ये था नागौर और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, जिसको जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात हुई थी मत्स्य क्षेत्र की। तो मत्स्य क्षेत्र था अलवर, भरतपुर और जयपुर। अलवर, जयपुर और भरतपुर का जो विस्तृत क्षेत्र था वो कहलाता था मत्स्य। और प्राचीन समय में ये एक अलग से प्रदेश था या राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद एक सूरसेन राज्य के नाम से भी एक राज्य था, सूरसेन नाम था जिसका, वो कौन सा था? मथुरा के आसपास का तो भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर का कौन सा क्षेत्र जो मथुरा से सटा हुआ है वो, साथ में करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर इनका भी अधिकांश भाग, ये सारी चीज़ें, ये तीनों क्षेत्र जो थे ये सूरसेन राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है, सूरसेन क्षेत्र का या सूरसेन राज्य का। उसके अलावा एक शब्द आया था कांठल। कांठल कौन सा भूभाग था? तो जो बनास नदी के कांठे पर स्थित था। बनास नदी के कांठे से मतलब है किनारे पर।
बनास नदी के किनारे पर स्थित जो प्रदेश था उसको काठल के नाम से जाना जाता था, और वो कौन सा था? प्रतापगढ़। सॉरी, बनास नदी नहीं, सॉरी, माही नदी के किनारे पर। माही नदी के कांठे पर या माही नदी के किनारे पर जो भूभाग था उसको कांठल कहा जाने लगा, और वो कौन सा क्षेत्र था? प्रतापगढ़ का क्षेत्र था, माही नदी के किनारे पर जो क्षेत्र था वो। उसके बाद 56 गांवों के समूह को क्या कहा? 56 का मैदान कहा। 56 का मैदान अब कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो के बीच का जो भूभाग है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं, जो कि 56 गांवों के समूह होने के कारण इसका नाम 56 का मैदान पड़ा। उसके अलावा एक था ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार कौन सा था? भैंसरगढ़ से लेकर के बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र था वो पठारी भूभाग था, इसलिए उसको ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा एक था गिरवा। गिरवा कौन सा क्षेत्र था? उदयपुर का वो भाग जो काफ़ी सारी पहाड़ियाँ जहाँ पर थी, अधिकांश क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा सारी पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों के क्षेत्र को क्या नाम दिया? गिरवा नाम दिया। उसके अलावा जैसलमेर, जिसका नाम था मांड पहले, और एक था बांगड़। तो बागड़ क्या था? बागड़ था डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या था? बागड़ था। उसके अलावा हाड़ौती, तो हाड़ौती में इधर कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती का क्षेत्र। उसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी क्षेत्र इधर ऊपर की तरफ सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों को मिला करके क्या नाम दिया गया? शेखावाटी क्षेत्र नाम दिया गया। तो ये तो थे पुराने राजस्थान के जो वो भूभाग जिनके अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और बताई कि राजस्थान नाम जो अस्तित्व में आया, यानी कि राजस्थान नाम इस प्रदेश का कब रखा गया? तो राजस्थान नाम रखा गया स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम रखा गया। और सबसे पहले राजस्थान का जो नाम रखा गया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान जो है, इस जो राजस्थान का जो भूभाग है उसको राजपुताना के नाम से जाना जाता था। यानी कि अब प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई राजपुताना शब्द किसने दिया, तो वो किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर 1829 में इस राजस्थान का नाम रायथाना रखा गया। रायथाना या फिर राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे राजस्थान का एक नाम से संबंधित या भौगोलिक अस्तित्व से संबंधित हमने जो नाम वो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हम इतिहास का काल विभाजन। राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। कितने कालों में विभक्त किया जाता है? 3 कालों में। कौन कौन से 3 काल हैं? प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। देखिए, प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। तो प्राक युग कौन सा युग है? सबसे पहले का युग, जब मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था और उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। उसके बाद है आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यानी कि पहला काल तो प्राक काल था, प्राक युग था, जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं थे, साक्ष्य नहीं थे। और दूसरा उसके बाद का जो काल था वो था आद्य काल। आद्य काल में क्या है कि लिखित तो प्रमाण है लेकिन वो लिखित प्रमाण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है या फिर वो अस्पष्ट है। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक युग। इस काल को इतिहास कहा जाता है। इतिहास मतलब जिसके लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है, स्पष्ट है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो इसके संबंध में स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं।
इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब आई उससे पहले का जो काल था, जब से सृष्टि शुरू हुई वहां से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो काल था वो प्राक युग के रूप में जाना जाता है। और आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। यानी कि 600 ईसा पूर्व तक, कब से? हड़प्पा सभ्यता से लेकर के। और तीसरा ऐतिहासिक युग जो है, ये युग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के आज तक भी जारी है। अब बात करते हैं इन तीनों कालों के बारे में। प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्रागैतिहासिक, प्राग युग में जो राजस्थान था वो किस प्रकार का था, क्या और रहा होगा, उस सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाली कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और दृश्यदती नदियां इस समुद्र में आकर के गिरती थी। यानी कि यहाँ पे अब क्या बात हुई है, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। और ये कहा गया है कि जब पहले प्रागैतिहासिक काल में जो सभ्यताएं थी, मानव सभ्यताएं, वो कहाँ पर उपजी थी, उनका उदय कहाँ हुआ था, तो नदी घाटियों में उनका उदय हुआ था। क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था? क्योंकि देखिए नदियों के किनारे पर जो पानी है वो पानी जो था वो नदियों में काफ़ी होने की वजह से उनके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर कंदमूल फल, यानी कि जो उस समय खाए जाते थे, उनकी प्रचुर मात्रा थी। सघन वन होने के कारण वहाँ पर पशु पक्षी भी खूब थे, तो मांस की उपलब्धता भी ज़्यादा थी। तो जो परिस्थिति वहाँ की बनती थी, जो भौगोलिक स्थिति बनती थी, वो जीवन के अनुकूल थी। इस वजह से वहाँ पर इन सभ्यताओं का जन्म हुआ। आज उन सब जगह पर राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज मरुस्थल है। तो उस मरुस्थल, ये माना जाता है कि वो मरुस्थल पहले समुद्र हुआ करता था, जिसमें ये नदियां जो है वो आकर के गिरती थी। सरस्वती और दृश्यदती नदियां इसके अंदर आकर के गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। ये जो काल था प्रागैतिहासिक काल, इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। 3 भागों में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पूर्व पाषाण काल की। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ये पता चलता है कि लगभग आज से 2 से 2.5 लाख वर्ष पूर्व, 2-2.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार का मतलब जो कुल्हाड़ी होती है उसकी बात हो रही है, खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले, जिसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को
सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। उन्हीं के प्रयासों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ पर हुए पूर्व पाषाणकालीन उपकरण? ये जगह के नाम दिए हुए हैं: अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में जो नदियां हैं, और उन नदियों में भी प्रमुख रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ऑल्चिन को जाता है। स्पष्ट रूप से उपरोक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। पूर्व पाषाणकालीन के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कौन सा था? तो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इन सब जगह पे कहाँ कहाँ पे? लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों की सहायक नदी, चित्तौड़ की बेड़च नदी और विराटनगर के बीच में पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे हुआ करते थे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चार्ट, कॉर्नेलियन, ट्रायंगल, क्रेसेंट, टैपरेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखित हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। इसके अलावा उत्तर पाषाण काल, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यताओं के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण जो थे वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धातु, राजस्थान में धातु काल, चलो ये और देख लेते हैं धातु काल। उसके बाद ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो राजस्थान में धातु काल देखिए, ताम्रपाषाण, ताम्रकांस्य काल, ताम्र पाषाण और ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के संस्कृति विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में कौन कौन से ताम्रकालीन जो संस्कृति उसमें कौन कौन से स्थल हैं? गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलून राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर, पिंड व पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चिथवाड़ी ये जयपुर, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्लाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये हैं ताम्रपाषाण और ताम्रकांस्य काल के। अब बात करते हैं लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसके प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरी घटना थी, जिसमें कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ताओं को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया।
गया। राजस्थान में नुहो भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौहों से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नौहों से जो प्राप्त हुए थे लोहे के अवशेष, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र, उपकरण बनाने के कारखाने, इन सब के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टोटगढ़ की संज्ञा प्राचीन राजस्थान का टाटानगर की संज्ञा दी गई। जोधपुरा और तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र और उपकरण खरीदने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर की भी संज्ञा दी गई है। उसके बाद लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय हुआ। पेंटेड ग्रे वेयर, इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी, नौहो आदि स्थानों पर मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक हमने यहाँ पे बात कर ली है पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल और लोह काल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करेंगे, जिसमें कालीबंगा सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, ये सारी सभ्यताओं के हम इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये पार्ट 2 के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।